पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल लेबनान पर हुई कार्रवाई के बाद से हर किसी के जहन में यही सवाल है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य अभियान था या फिर एक बड़े राजनीतिक विवाद की जड़ बन गया है। दरअसल पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर उस बातचीत में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार आती हुई नजर आ रही है। आज हम अपने इस खास शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। जान लेते हैं अपने सहयोगियों से, इशिका और भावना से, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में जाते, ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है और वो क्यों चाहते हैं कि हिजबुल्लाह पर अटैक ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप मतलब कहीं ना कहीं ये सब क्यों नजर आ रही है? देखिए, ये भी हाल ही में एक बयान आया है जहां दो दोस्त, जो दो गहरी दोस्तियां नजर आती थी, बेस्ट फ्रेंड्स, अब वो दोस्ती कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में जो है नेतन्याहू को ये बोला गया है ट्रंप के द्वारा कि तुम पागल हो गए हो। देखिए ऋषिका, ये वो ट्रंप है जो 30-30 मिनट बात कर रहे थे चाइना से आने के बाद नेतन्याहू से, इतनी गहरी दोस्ती थी। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, तुम्हारी वजह से अब हर कोई इजराइल से नफरत करता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रंप मतलबी इंसान है, ट्रंप सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर नेतन्याहू से उनका मतलब खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जो है वो उनसे दुश्मनी पालना चाह रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर देखिए ईरान से अगर मैं और लड़ता हूँ, ट्रंप ने ऐसी बात कही कि अगर मैं ईरान से और लड़ता हूं तो तुम मतलब यानी कि इजराइल जो है वो अलग थलग हो जाएगा, इजराइल एकदम अलग ही चला जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने नेतन्याहू को पागल कहा है। और ऐसे बयान जो है लगातार जो है सुर्खियों में आते रहते हैं ट्रंप के। कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके के बयान दे रहा हो। लेकिन अब बात ये अलग है कि अब इजराइल के बारे में बोला गया है जो कि उसका खासा दोस्त था। इशिका, बिल्कुल ठीक बोला भावना आपने। और यहाँ पर जो दो दोस्तों के बीच में दरार है वो आ चुकी है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन दरार तो दरार होती है और वो आ गई है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और रिश्ते इतने अच्छे खासे थे दोनों के कि चीन से आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आधा घंटा जो है अपने बेस्ट फ्रेंड नेतन्याहू से बात करी। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पागल आदमी हैं, आपकी वजह से इजराइल से लोग जो है वो नफरत कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दोहरी राजनीति क्यों खेल रहे हैं? वही सवाल आता है कि क्या अब इजराइल से मतलब खत्म हो गया और जो इजराइल की इतनी बड़ी बड़ी जो डींगे हाँकने की कोशिश की गई, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर तमाम मुस्लिम देशों से बात करने की कोशिश की गई कि आप आओ, आकर साइन करो, कहाँ गई वो? अभी तक तो आप इजराइल को मान्यता दिलवाने के लिए 10 चीजें कर रहे थे और एकदम से आप उसको कह रहे हैं कि तुम तो पागल हो गए हो। ऐसा क्या ईरान ने मतलब दे दिया? ऐसी कौन सी घुट्टी ईरान ने पिला दी है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल पलट गए? और ये कोई पहली बार नहीं है, ये अक्सर ऐसा होता है। डोनाल्ड ट्रंप को जब ये लगता है कि फंस रहे हैं तो भागना जो है वो शुरू कर देते हैं। इशिका, देखिए मैं वही बात कह रही थी कि कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के मामले में अपने आप पे फसावट नजर आ रही है। वो ये देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो उन्होंने अब किसी ना किसी पे बात तो डालनी है। तो इशिका, उन्होंने चूज करा अब अपना ही दोस्त। उन्होंने सोचा कि अब दोस्ती तो बहुत हो गई, अब दुश्मनी पालते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पागल कह दिया। और जी भावना, इशिका, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, अगर देखा जाए तो लेबनान के फेवर में कहीं ना कहीं ईरान भी है और अमेरिका भी है। इजराइल के एंटी क्यों? जो अमेरिका ऑलवेज से इजराइल का फेवर करता आया है, अब क्यों वो उसके एंटी नजर आ रहा है? क्यों उसके अगेंस्ट में जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है? बिल्कुल तान्या, यहाँ पर लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान में कुछ गुट एक्टिव हैं जिनको कहा गया है हिजबुल्लाह। ईरान कहता है कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स है, प्रॉक्सी ग्रुप्स है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे आपका यमन में हूती हो, गाजा में हमास हो। लेकिन इजराइल हमेशा से ये कहता आया है कि ये जितने भी गुट हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, ये उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इजराइल जो है वो हमेशा से अमेरिका को ये कहता रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर संपन्न देश बन जाएगा तो वो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को जैसे अब जो है मिसाइल पहुंचा रहा है वैसे ही तब भी मिसाइल पहुंचाएगा और जो इजराइल को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि बाकी देशों के साथ सब है, लेकिन इजराइल ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, इजराइल ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई खुद लड़ी है। ये नेतन्याहू का कहना है कि अगर इजराइल अब हथियार नहीं उठाएगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। ये कई बार नेतन्याहू कहते नजर आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि
डोनाल्ड ट्रंप जब सारी बातें जानते हैं तो फिर क्यों इजराइल के खिलाफ हो गए? क्या ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप थक गए हैं? क्योंकि देखा जाए तो हर मोर्चे पर ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो है ना एक ऐसी नस पकड़ ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी नस है जहां से दुनिया का कई बैरल तेल जो है वो गुजरता है। मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जल्द से जल्द नहीं खुला ना तो बहुत भयंकर जो अर्थव्यवस्था है बाकी देशों की वो नीचे आ जाएगी। कहीं ना कहीं चीन का एंगल भी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन जो है वो ईरान से भारी मात्रा में जो है तेल मंगाता है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के मुद्दे पर भी फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर चीन और ताइवान को अगर हम साइड रखें और यहाँ पर अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, यहाँ पर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो अब ट्रंप और अमेरिका को दुनिया भर के देशों से जो है वो प्रेशर आ रहा है कि या तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ, क्योंकि लड़ाई तो आपने की थी 28 फरवरी को, तो आपने गोले दागे थे, आपने डींगे हाँकी थी कि सब खत्म कर दिया, सभ्यता खत्म कर दी, ये कर दिया, और अब जब ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा तो आपकी वजह से हम सब पिस रहे हैं। तो ट्रंप पर जो है ना ये एक दबाव जो है वो आ रहा है। या तो अमेरिका में ये प्रावधान रहा है कि अगर 60 दिन से ज्यादा अगर कोई झड़पें चल रही है तो उसको युद्ध डिक्लेयर कर दो, ठीक है ना, तो वो पूरी तरीके से युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं और ना ही वो समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। बिल्कुल इशिका, लेकिन भावना जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो नेतन्याहू को अपने खास सगे दोस्त बताते हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या वो ठीक थे? कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, मेरी वजह से तुम जेल में नहीं गए हो, वरना तुम आज जेल में होते। देखिए ये शब्द बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है अब ट्रंप साहब भी जो है ना वो थक चुके हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी अति हो चुकी है, और वो कितने ही खोखले दावे करें, कितने ही ट्वीट करें जो कि पूरे ही नहीं हो पाते, तो कहीं ना उनके अंदर एक थकावट अब दिख रही है। अब वो ये चाह रहे हैं या तो आर हो मामला या फिर पार हो, क्योंकि यहाँ पर थकावट या फिर बौखलाहट और थकावट दोनों ही कह सकते हो आप, क्योंकि देखिए जब अपने आप को सुपर पावर वो मान रहे हैं और उनकी बात ही चल नहीं रही है, उनकी कोई पूरी दुनिया में कोई बात समझ ही नहीं रहा है, उन्हें मान ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि अपना देश ही उनसे अब निराश होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराती जा रही है, उस तरीके से उसके बाद वहां के लोग ही हताश हैं कहीं ना कहीं अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बनती है कि अब ट्रंप की बौखलाहट इस पे बनती है। बिल्कुल भावना, लेकिन ऋषिका ने अभी यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात की थी। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं तेल से लेकर मतलब देखा जाए तो परेशान है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से नाका लगा हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही कि ईरान कुछ बड़ा दाव चलने वाला है, वो यानी कि अगर देखा जाए तो बाब अल मंडेब पर भी नाका लगा सकता है, जिससे गैस की किल्लत से सभी को जूझना पड़ेगा। बिल्कुल तान्या, ये बात बिल्कुल सच है कि बाब अल मंडेब को लेकर तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि ईरान की तरफ से कुछ चीजें कही नहीं गई है। बाब अल मंडेब का नक्शा मैं आपको दिखाती हूँ और नक्शे के द्वारा जो है आपको समझाती हूँ। ये है बाब अल मंडेब, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये है बाब अल मंडेब। ये देखिए, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर वो कैसे ब्लॉकेट करेगा? यमन के थ्रू ब्लॉकेट करेगा। यमन में कौन एक्टिव है? यमन में एक्टिव है प्रॉक्सी ग्रुप्स। ये है यमन, ये है बाब अल मंडेब, ये देखिए, ठीक है। और यमन में क्या है? प्रॉक्सी ग्रुप्स है, और ये प्रॉक्सी ग्रुप जो है हूती है। और हूती कौन है? जो ईरान से समर्थन लेता है, ईरान जिनको समर्थन देता है। तो अब हूतियों की मदद से जो बाब अल मंडेब है, इसको जो है वो ब्लॉक करने की सोच रहा है ईरान। और ये महत्वपूर्ण क्यों है ये समझिए। यहाँ पर जो है एशिया और यूरोप के बीच में जो जहाज जाते हैं, जो सारी डीलें होती है, जो सारे ट्रेड के जहाज जाते हैं, तेल जाना हो या फिर और तमाम जो जरूरी चीजें होती है किसी देश के नागरिक के लिए वो जाना हो, तो यहाँ से वो जाती है। और अगर ये ब्लॉक हुआ तो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जो है एशिया से जहाजों को जाना पड़ेगा, चाहे वो एशिया से यूरोप जा रहे हो, चाहे फिर यूरोप से एशिया आ रही हो। तो ये बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। साथ ही आपको बता दें बाब अल मंडेब भी जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इशिका, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस हिसाब से मतलब बाकी के देश भी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अब ईरान मतलब आखिर ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? क्योंकि तेल की वजह से बाकी देशों को देखा जाए तो वो काफी सफर कर रहे हैं, लेकिन अब अगर यानी कि ईरान ये वाला कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं बाकी के देशों को गैस की किल्लत से भी मतलब जूझना पड़ेगा। बिल्कुल तान्या, बिल्कुल जूझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा असर जो बाब अल मंडेब के बंद होने का होगा वो होगा यूरोप को। अभी तक जो असर हो रहा था वो एशिया के देशों को ज्यादा हो रहा था, यूरोप को था बट उतना नहीं था, क्योंकि यूरोप यहाँ से ज्यादा यूरोप के देश से जो है वो लेता है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा असर होगा ना वो असर होगा यूरोप को, क्योंकि आप ये रास्ता देखिए, यहाँ से जा रहा है इधर, ये रहा यूरोप,
ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है, तो ये जो देश है, यूरोप के सारे देश, इनको सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो होगा अगर बाब अल मंडेब को यहाँ से ब्लॉकेट कर दिया जाता है, गल्फ ऑफ एडेन से अगर उसको ब्लॉकेट किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है नुकसान वो यूरोप को होगा। यूरोप को नुकसान होने का मतलब है अमेरिका को, मतलब उसकी नींद जो है ना वो उड़ जाएगी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के अलग ही ट्रेड चलते हैं। सबको पता है कि यूरोप और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। नेटो में है सारे देश यूरोप के, ज्यादा से ज्यादा, सारे नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो यूरोप के, वो नेटो के साथ है। और अमेरिका और यूरोप के जितने भी कंट्रीज है उनके आपसी कितनी सारी चीजें चलती है। तो वैसे में अगर यूरोप पे खतरा मंडराता है तो इस यूरोप के कंट्रीज क्या बोलेंगे कि खतरा मंडरा रहा है, आप क्यों कर रहे हैं, कुछ करिए ईरान का। फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यूरोप के कंट्रीज इतना इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर बाब अल मंडेब बंद होता है तो अब यूरोप जो प्रेशर ट्रंप पर बनाएगा वो ट्रंप झेल नहीं पाएंगे और फिर ऐसा कदम उठाएंगे जिससे जो है तबाही मच सकती है। देखिए इशिका, मेरा सवाल ही वही था आपसे कि देखिए पहले हॉर्मूज अब बाब अल मंडेब, तो मतलब दुनिया का तेल गुजरे कहाँ से? तो त्राही तो मचना, मतलब कहीं ना कहीं वो अफरा तफरी तो मचना तय है, क्योंकि इसका जिस तरीके से असर पड़ रहा है और देशों पर, खाली ये ईरान और अमेरिका की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ट्रंप जो है नेतन्याहू पर इसलिए ही दबदबा बना रहे हैं क्योंकि अब वो भी सीज फायर चाहते हैं। क्योंकि देखिए अब हॉर्मूज के बाद बाब अल मंडेब, तो कहीं ना कहीं ये एक आफत वाली ही बात है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक अफरा तफरी वाली ही बात है। क्योंकि देखिए ना संपूर्ण तेल आ पा रहा है, ना गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कीमतें तो आसमान छुएंगी और यही कीमतें जो हैं वो ट्रंप के लिए आफत पैदा कर रही हैं। लेकिन भावना, अगर देखा जाए तो ये आपसी में बड़े बड़े नेता भिड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, लेकिन उन पर इस चीज का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। देखा जाए तो आम लोगों पर पड़ रहा है ना। वो तो चाहे कुछ भी कर लें, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाका लगा लें, उसको खोल दें, ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उनके लिए तो अगर देखा जाए तो वही सेम चीजें कंटिन्यू अभी भी है ना, उनके लिए कम है ना ज्यादा है। देखिए वॉर से मतलब देखिए लोगों को, अगर आम जनता को एक तरीके से पूरा संपूर्ण खाना पीना, कोई महंगाई ना बढ़े ना, तो उससे वॉर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन भावना, यहाँ पर एक सवाल ये भी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, आम जनता के लिए कर रहा हूँ। तो अब कहां पर वो वाले डायलॉग्स या फिर स्टेटमेंट चले गए उनके, जहां पर वो कहते हैं कि मैं अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी जनता के लिए काम कर रहा हूँ? अब क्या अब नहीं दिख रहा उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाका लगा हुआ है? तानिया देखिए, ये तो मशहूर हो चुके हैं उनके खोखले दावे। ये कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके के दावे दे रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसे खोखले दावे करते आए हैं कि वो अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। अगर वो अपनी जनता के लिए ही कर रहे हैं तो जनता इतनी नाखुश क्यों है? क्योंकि देखिए एक तरफ वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो पीस मेकर बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियां और उनके जिस तरीके के हमले हैं, अमेरिका जिस तरीके के हमले कर रहा है, माइंस बिछा रहा है, नाकेबंदी कर रहा है, तो वो पीस मेकर नहीं लिख रहे, वो वॉर मेकर दिखाई दे रहे हैं। उनकी भूमिका एक वॉर मेकर के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार हमले करना। देखिए अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो हॉर्मूज ये रहा, पेन देना इशिका, देखिए हॉर्मूज ये रहा, ये एरिया हॉर्मूज का है, लेकिन अभी हाल ही में पिछले एक हफ्ते के अंदर 5 हमले कर चुका है अमेरिका। और देखिए ये केशम एरिया है, ये केशम द्वीप है, यहाँ पर हमला कर चुका है। और इसके अलावा ये रहा गेरुक, यहाँ पर भी हमला कर चुका है। यहाँ पर भी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नाकेबंदी को जो है रोक दिया है, नाकेबंदी को पीछे हटा लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने अपना यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गए हैं। देखिए ये भी झूठा दावा, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बयान आ चुका है, ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि ऐसा हमने कोई दावा नहीं किया है, ऐसा कोई हम डील नहीं कर रहे हैं कि जो हम पूरा अपना यूरेनियम सौंप दे। देखिए ट्रंप की ना नीति साफ रही है कि छोटे देशों पर दबदबा बनाना, जहां उसकी चल सकती है वहां पर दबदबा बनाना। और अब मुझे लगता है कि वो ईरान से भी यही चाहता है कि वो कहीं ना कहीं रिजिम चेंज करे, यानी कि वहां की सत्ता परिवर्तन कर दे और वहां पर अपनी कोई कठपुतली को बिठाए, और कठपुतली के मतलब उस कठपुतली से वो जो कहे, यानी कि ईरान भी एक तरीके से अमेरिका के अंडर आ जाए और वो जो उससे कहे वो करे। बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर अगर नजर डालें डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर, वो सीज फायर को लेकर तमाम स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो समझौता चाहते हैं ईरान से, सीज फायर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आया उनका सीज फायर ना अब शो पीस बनकर रह गया।
बिल्कुल तान्या, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो है ये बयान देते हैं कि अब तो मैं थक गई हूँ बताते बताते, मैं सच्ची में थक गई हूँ बताते बताते। हर दिन डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आता है कि सीज फायर चाहिए, सीज फायर चाहिए। जैसे जैसे मैं और भावना आते हैं तो मैं भावना से कहती हूँ आज ये करेंगे करेंगे, रोजाना ये चीजें होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को अगर हम देखें ना तो डोनाल्ड ट्रंप ना वो हो गई है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बयान देते हैं। रोज आ जाते हैं, एक्स पर आते हैं, सुबह एक बयान देंगे, दोपहर में एक बयान देंगे, शाम में एक बयान देंगे। मैं और तान्या कल ये डिस्कस भी कर रहे थे कि जैसे हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं ना कि हमें क्या खाना हम डिसाइड करते हैं, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो डिसाइड करके आते हैं कि सुबह में आज मुझे ये बयान देना तो मैं इससे लाइमलाइट में आऊंगा, अगर मैं शाम को ये वाला बयान दूंगा तो मैं और लाइमलाइट में आऊंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नीति रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे हैं सीज फायर चाहिए, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से युद्ध घोषित करना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका को पूरी तरीके से युद्ध में झोंकना नहीं चाहते, क्योंकि अगर पूरी तरीके से युद्ध हुआ तो स्पेशल फोर्सेस उन्हें निकालनी पड़ेगी। यूएस आर्मी के जो बड़े बड़े बेड़े हैं, हालांकि कई युद्धपोत जो है वो अभी भी खाड़ी में उन्होंने तैनात किए हुए हैं, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इसे पूरी तरीके से युद्ध घोषित करना नहीं चाहते। लेकिन अब अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर जो उनके बयान सामने आ रहे हैं और जो वो लगातार कह रहे हैं कि हमें तो पीस चाहिए, हमें तो पीस चाहिए। अगर आपको पीस चाहिए तो आप हमले क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी डील होने वाली है, शांति हो रही है, दूसरी तरफ आप जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के जहाजों पर हमले कर देते हैं। यानी एक तरफ टेबल पर आप बातचीत का ढोंग रच रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर आप लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं और सेंटकॉम कह रहा है कि नहीं ये तो हमने अपनी रक्षा के लिए किया है। बिल्कुल इशिका, यहाँ पर भावना से जान लेते हैं कब कब और कैसे हमले हुए हैं और शर्तें क्या क्या रही हैं। देखिए देखिए जिस पीस की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं ट्रंप एक तरफ, और दूसरी तरफ एक हफ्ते में इशिका, देखिए तान्या इशिका, एक हफ्ते में 5 बड़े हमले करना बहुत बड़ी बात है अपने में ही। क्योंकि देखिए अब आप उन हमलों की लिस्ट देखिए, इनमें ज्यादा दिन का भी समय नहीं लिया ट्रंप ने। जिस तरीके से वो पीस की बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि सीज फायर करा देंगे और सीज फायर होकर रहेगा, होने वाला है, लेकिन आप हमलों की लिस्ट देखिए और वो तारीखें देखिए। पहली बार 25 मई को बंदर अब्बास बंदरगाह में अमेरिका ने हमला किया। इसके ठीक 48 घंटे बाद, यानी कि ट्रंप ने सीधे 2 दिन के अंदर ही अब्बास पर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, दोबारा से वही हमला किया गया। उसके बाद 27 मई को यह हमला ईरान के ड्रोन लॉन्च साइट पर हुआ। 30 मई को अमेरिकी सेना ने ईरान के केशवम द्वीप पर हमला किया और इसके अगले दिन ही यानी कि 31 मई को हॉर्मुज में कमांड सिस्टम पर अमेरिकी हमला हुआ। और अब अमेरिका ने कई द्वीपों पर एक साथ हमला कर दिया है, जिसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया है। देखिए, हमला सबसे पहले अमेरिका की तरफ हो रहा है, जो सीज फायर की बात कर रहा है शिका, उसी की तरफ से हमला सबसे पहली बार हो रहा है और इसका सिर्फ रिप्लाई दे रहा है ईरान। तो हमला अगर वो इतना कर रहे हैं तो वो सीज फायर की बात ही क्यों कर रहे हैं? कह रही हूँ ना आपसे, मैं वही कह रही हूँ कि एक तरफ तो आप शांति की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाकर हमला कर दे रहे हैं, तो ये कौन सी दोहरी राजनीति खेल रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हम सुपर पावर है, अगर आप सुपर पावर है तो डिसेंसी से बात कीजिए, आप बात करें तो सिर्फ बात कीजिए ना, हमला करने का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल इशिका, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईरान ने इजराइल को बोला है कि हिजबुल्लाह पर कोई अटैक नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है जो इजराइल अभी तक बैकफुट से खेल रहा था, ईरान उसको खुली धमकी दे रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रंप भी अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से इजराइल को धमकी दी जा रही है ईरान के फेवर में नजर आ रहा है। ईरान मतलब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि वो हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। तो अगर यानी कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करता है तो क्या ईरान कुछ कड़ा प्रहार करेगा इजराइल पर? बिल्कुल तान्या, यहाँ पर बाब अल मंडेब को लेकर यही बात है कि ईरान कह रहा है कि अगर आपने हमला किया तो बाब अल मंडेब को जो है हम ब्लॉक कर देंगे, चेतावनी देती है। ट्रंप भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला मत करो। अच्छा, यहाँ पर अलग ही चीजें चल रही है। एक तरफ आप अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि ये तो आतंकवादी गुट है, ईरान तो आतंकवादी सपोर्टर करता है, ये करता है, वो करता है, और अब आप खुद ही हिजबुल्लाह को लेकर बातें बना रहे हैं। जो शांति वार्ता का जो, हालांकि वो शांति वार्ता उसको कम कहेंगे, दिखावा ज्यादा कहेंगे, जो पाकिस्तान में हुई थी, वहां पर लेबनान को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा था, क्योंकि लेबनान का जिक्र ईरान की तरफ से किया गया था कि इजराइल वहां पर हमने रोके, लेकिन इजराइल ने कहा कि नहीं, ये हमारे बीच की बात है, लेबनान का जिक्र आपने क्यों किया? हिजबुल्लाह को लेकर अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह को हमेशा से अमेरिका और इजराइल जो है वो आतंकवादी ग्रुप्स कहते आए हैं, जबकि ईरान ये कहता है कि वो मिलिटेंट ग्रुप है। हिजबुल्लाह हो, उसके बाद आपका यमन में हूती हो, या फिर गाजा में हमास हो, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इनको ईरान की तरफ से कहा जाता है। ये प्रॉक्सी ग्रुप से है, ये तो
आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल हमेशा से ये कहते आए हैं कि ये जो है आतंकवादी संगठन है और इन्हीं आतंकवादी संगठनों का जो सपोर्टर है बहुत बड़ा वो ईरान है। लेकिन अब जब ईरान ने इजराइल को सीधे तौर पर धमकी दे दी, और ये कोई पहली बार धमकी नहीं दी गई है, इससे पहले भी ईरान की तरफ से जो है वो लगातार धमकियां इजराइल को दी गई थी, लेकिन इजराइल ने नहीं सुनी। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो है वो उनके पीछे खड़े थे, नेतन्याहू के पीछे ट्रंप खड़े थे, लगातार सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब ट्रंप की तरफ से भी इस तरीके के बयान आ गए हैं, तो यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या नेतन्याहू रुकेंगे, ट्रंप की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पर नेतन्याहू ने ट्रंप की बात को नहीं माना है, और फिर उसके बाद आकर जो ट्रंप है उन्होंने खुद ही नेतन्याहू की बात को मानना शुरू कर दिया। यानी पहले बयान दे दी, धमकियां दे दी, और फिर नेतन्याहू जब उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी तो उसके बाद ट्रंप फिर से मुकर गए। लेकिन इशिका देखिए, आपने ये कहा कि इजराइल को खुला सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको इस बात से क्यों प्रॉब्लम है कि अगर चीन या फिर रशिया अगर सपोर्ट करता है ईरान को, तो उनको इस बात से क्यों प्रॉब्लम है? चाइना की धरती पर जाकर वो ये बोलते हैं कि आप हथियार नहीं देंगे ईरान को, तो एक तरफ वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त दोस्त कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि चीन को कि वो हथियार ना दे। तो ये तो दोहरी नीति हुई ना, कि आप बिल्कुल ही खोखला करके किसी इंसान को, किसी देश को मारना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ना भावना इजराइल की बात नहीं है कि अमेरिका खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर बात खाड़ी के उन तमाम देशों की भी है जिनका सिक्योरिटी पार्टनर जो है वो अमेरिका है, क्योंकि खाड़ी के देश भी ये कह रहे हैं। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि उन्होंने खुद अमेरिका को ये फोन करके बाकायदा कहा था कि आप ईरान पर हमले मत रोको, क्योंकि अगर आप ईरान पर हमले रोकोगे तो फिर वो जो है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा पूरे खाड़ी के देशों में। तो यहाँ पर सिर्फ इजराइल का मुद्दा नहीं है, क्योंकि लाइमलाइट में इजराइल इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि ईरान लगातार इजराइल को लेकर चेतावनी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर खाड़ी का मुद्दा, खाड़ी के जो बाकी देश है उनका मुद्दा भी उतना ही अहम है। वो देश भी ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, और क्योंकि अमेरिका जो है उनका सिक्योरिटी पार्टनर है, अमेरिका के जो बेसिस है वो इन कंट्रीज में, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, पार्टनर है जो खुद ही हमले करा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से ये कहना है तान्या कि हम तो मदद कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का हमारा जो पैक्ट है हमारा उनके साथ, अब उसी को देखते हुए चीजें कर रहे हैं, हम कोई अपने आप पास से थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बचा रहे हैं। बिल्कुल इशिका भावना, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी के जहन में एक सवाल ये भी है कि आखिर जो इतनी अच्छी दोस्ती थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की, उनकी दोस्ती में आग लगाने वाला कौन है, चाइना या फिर रशिया? देखिए, आग लगाने वाला कौन है? हाँ, स्वार्थ है। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ आग लगाने वाला कौन है ये नहीं देखा जा सकता, ये देखा जा सकता है कि स्वार्थ क्या है, कौन अपनी तरफ से मतलब अपनी भलाई देख रहा है। क्योंकि देखिए, जैसा कि इशिका ने, हाँ, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस हिसाब से भी ईरान पर चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं अब इजराइल पे ना चली जाए, क्योंकि जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं वो ईरान को लेकर नहीं आ रहे हैं, वो इजराइल को लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो वो वही बात है कि इजराइल इसी चीज को लेकर आग बबूला हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी भलाई देख रहे हैं कि वो सीज फायर नहीं चाहते। मेरे को ये समझ में नहीं आता है शिका कि अगर अमेरिका चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में, पहली बात तो ये थी कि ये लड़ाई जो थी ईरान और इजराइल की थी, इसके अंदर अमेरिका कूदा, और इसके अंदर अगर वो कूद रहा है और अब वो सीज फायर की बात कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इजराइल क्यों नहीं चाह रहा है सीज फायर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा भावना। यहाँ पर ना मुद्दा बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि ईरान कुछ कहता है, फिर अमेरिका आके कुछ और कहता है, इजराइल आके कुछ और कहता है, क्योंकि इजराइल तो हमेशा से कहता रहा है कि ईरान उसका दुश्मन है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। इसीलिए नेतन्याहू ने जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करी, सारी चीजें हुई, वो बहुत सारी चीजें ऐसी, अली खामनेई को मरवाना हो या फिर 28 फरवरी को लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे होंगे या फिर नहीं होंगे? बिल्कुल, ऐसा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ना एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जहां अपना काम बनेगा वहां ठीक, और जहां पर अपना काम खत्म हो गया तो वो चलते बनेंगे। तो ये बिल्कुल अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अमेरिका क्या करता है? फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करता है। लगातार अमेरिका यही करता है कि फूट डाल देगा, उसके बाद युद्ध की आग में जो है वो धकेल देगा और उसके बाद बैकफुट पर आ जाएगा। लेकिन इशिका, आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखिए, कार्यकाल तो अब राष्ट्रपति का खत्म होने वाला है, 2028 में राष्ट्रपति का, ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कोई और राष्ट्रपति चुना जाएगा। इस रेस में बहुत सारे लोग हैं, जेडी वेंस है और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन
ये कार्यकाल खत्म होने वाला है अगर देखा जाए वहां के लॉज के अकॉर्डिंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं और वो चाहते हैं कि तीसरी द्वार भी वही बने। वो तो वहां के लॉ और वो वहां का प्रावधान भी चेंज करना चाहते हैं इवन अगर देखा इसके जाए। अंदर इशिका आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक दुश्मनी पाल के जा रहे हैं अमेरिका के लिए? एक जो सुपर पावर कहलाने वाला देश था जिसकी हर कोई सुनता था, लेकिन अब राष्ट्रपति के ट्रम्प के कार्यकाल के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं वो एक अमेरिका के साथ हर देश की दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प शर्तें लाग रहे हैं, जिस तरीके से हॉर्मूज को लेकर, ईरान को लेकर शर्तें जागी जा रही, देखिए मैं आपको शर्तें बताऊं कि ईरान से सीज फायर की वो 3 शर्तें क्या है, 3 से 4 शर्तें उन्होंने रखी है, लेकिन इतनी सख्त शर्तें वो सुनिए आपकी। पहली शर्त तो उनकी ये है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम सरेंडर कर दे। भाई वाह, कोई देश अपनी सिक्योरिटी की चीज आपको सरेंडर कर दे, आपको दे दे, तो वो क्या करेगा, उसके हाथ में क्या है। दूसरी शर्त देखिए, ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। देखिए फिर वही सिक्योरिटी पर बात आती है कि ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं करेगा। आप अगर आपको समझौता ही करना है तो आप एक लिमिटेशन लगा सकते हैं ईरान पर, लेकिन आप बिल्कुल ही परमाणु उसके बंद नहीं कर सकते, परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं कर सकते। आप उस पर उससे एक डील साइन करा सकते हैं, एक समझौता करवा सकते हैं कि आप इसका कुछ गलत उपयोग नहीं करोगे, आप ये कह सकते हैं। अगर हम तीसरी शर्त की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खोल दिया जाए बिना कोई टोल टैक्स के। देखिए अपना यहाँ पर अपना फायदा देखा उन्होंने ये देखा कि अमेरिका के भी जो है हॉर्मुज से जहाज गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी टोल फ्री होकर जाए और उनको उसका कोई भी टोल ना देना पड़े, और जिससे ईरान का फायदा ना हो। देखिए अपना फायदा हमेशा अमेरिका ढूंढता है, ट्रंप ढूंढता है, तो कहीं ना कहीं एक दुश्मनी वाली बात है। ट्रंप के कार्यकाल खत्म होते ही ये एक दुश्मनी पल सकती है। शिका बिल्कुल, देखिए जो भी शासन में आता है वो अपने अपने हिसाब से सत्ता चलाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, उससे पहले जो थे वो अपने हिसाब से चला रहे थे। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने 2018 में JCPOA को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ओबामा ने जो ये ईरान के साथ किया था ये बिल्कुल बेकार है, कूड़ेदान के बराबर है ये। क्योंकि क्या हो रहा है इसकी वजह से जो है वो इनरिच जो 3.67% जो लिखा था कि आप 3.67% तक ही आप मतलब धीरे धीरे करके इनरिच कर सकते हो, वो पहुंच चुका है। 90% होने में उसे देर नहीं लगेगी। तो ओबामा जो ये लेकर आया वो बिल्कुल बेकार था और ईरान जो था इससे और ज्यादा पावरफुल हो गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के लिए कहा। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई और आता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चीजें बोलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल बेकार थे, उन्होंने इस तरीके की चीजें कर दी। तो ये अपना अपना चलाने का तरीका होता है। जब कोई और नए राष्ट्रपति आते हैं किसी शासन में तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। ट्रंप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि प्रतिबंध लगाकर, वॉर छेड़कर, टैरिफ लगाकर वो अमेरिका को ग्रेट बना देंगे। उनका एक बड़ा ही बुलंद वो नारा कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि ये करके वो अमेरिका को ग्रेट जो है वो बना देंगे। अमेरिका फर्स्ट की नीति हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात हो। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि जब बात इंटरनेशनल रिलेशंस की आती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आती है, तो सबसे पहले अपना हित देखा जाता है। क्योंकि अमेरिका ही नहीं, बाकी के जितने भी दुनिया में देश हैं वो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें सबसे पहले अपना स्वार्थ देखा जाता है। आपके देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है, इसको देखते हुए हर प्रधानमंत्री हो या फिर हर राष्ट्रपति हो वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल शिका, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमेरिका हमेशा से एक शक्तिशाली देश की गिनती में आया है, लेकिन ईरान इतना नहीं आया। ईरान अगर देखा जाए तो एवरेज की गिनती में हमेशा से आया है। लेकिन जिस हिसाब से दिन ब दिन युद्ध बढ़ता जा रहा है, जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, ईरान भी दबने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान कभी तो इजराइल को धमकी दे रहा है, और अब जो इराक के कोरगो पे मिसाइलें दागी गई हैं उनकी जिम्मेदारी भी यहाँ तक कि ईरान ले रहा है कि वो ईरान ने दागी है। बिल्कुल, एक ना ईरान भले ही छोटा देश हो, लेकिन ये कह रहे कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को नाको चने जो है वो चबवा दिए जो है ईरान ने। और ईरान क्या कहता है कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। तो ये डायलॉग बाजी भी ईरान की तरफ से बखूबी जो है वो चली जा रही है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो मिसाइलों और बमों से लड़ रहा है, सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप तो किसी से कम है नहीं, ट्रंप तो लगातार कहते हैं कि हम तो सभ्यता मिटा देंगे। ईरान भी कौन सा कम है। अभी मार्को रूबियो जो है वो जब ताजमहल देखने पहुंचे थे तो कैसे ईरान की तरफ से तस्वीरें पोस्ट की गई और कहा गया कि अगर मार्को रूबियो को इसका इतिहास पता होता तो वो कभी
यहाँ तस्वीर खिंचवाते ही नहीं। तो ईरान भी कम नहीं है, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान जो है ना, मुझे लगता है ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है, ईरान कह रहा है कि पानी में तो हम तुम्हें टक्कर देंगे, सोशल मीडिया पे भी तुम्हें आगे नहीं निकलने देंगे, यानी भले ही मैच टाई हो जाए लेकिन आगे तुम्हें हम निकलने नहीं देंगे। तो ईरान की तरफ से भी ये सारी चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन ऋषिका, मुझे इसके अंदर लगता है कि मरता क्या ना करता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इतना दबाव बन चुका है ना ईरान के ऊपर कि कहीं ना कहीं अब उसने छोड़ दिया कि यार अब तो मर ही रहे हैं तो जो कुछ भी होगा देखा ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं उसकी अति हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं वहां के ईरान के, उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि अब मैं इन जो ट्रम्प के झूठे दावे हैं ना उन पर ट्रस्ट ही नहीं करता। ट्रम्प कहते हैं कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन सीज फायर पर अब वो बिलीव ही नहीं करते। वो कह रहे हैं कि अब मुझे कोई पुख्ता सबूत चाहिए, मुझे कुछ ऐसी डील चाहिए, मुझे कुछ ऐसे हिसाब किताब चाहिए जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल सके कि हाँ अब सीज फायर जो है बेहद नजदीक है। जी तान्या। बिल्कुल भावना, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लेकिन हकीकत में सीज फायर कितना नजदीक होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इशिका भावना, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से अब इजराइल बीच में अच्छी खासा मतलब कूद चुका है, यानी कि ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी धमकी दे रहा है, तो अमेरिका का और ईरान का दोनों का जो अगला निशाना होने वाला है, क्या वो इजराइल होने वाला है? क्या ईरान अमेरिका एक साथ आएंगे या फिर दोनों अलग अलग इजराइल पर धमाका करेंगे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प बोला तान्या ने आखिर में जाते जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका इजराइल पर हमले तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर खाड़ी के इस देश पर हमला करता है तो खाड़ी के बाकी देशों से उसकी दोस्ती जो है वो टूटने की कगार पर आएगी, और अगर दोस्ती टूटी तो फिर चाइना और रूस की खाड़ी में एंट्री होगी, और अगर चाइना और रूस की खाड़ी में एंट्री होती है तो फिर अमेरिका का वो डॉलर और तेल वाला खेल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमेरिका के जो ये राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से कहां पर क्या राजनीति खेलनी है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को देखकर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ईरान की आर्मी हमारे कंट्रोल में है, उन्होंने घुटने टेक दिए और जो कुछ भी हो रहा है वो सब अंडर कंट्रोल है। तो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, वही डोनाल्ड ट्रंप पर यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि खुद तो बैठे हैं अमेरिका में, खुद पे तो कुछ होने वाला है नहीं, यूं तो चल रहा है खाड़ी में, तो उन्हें तो दूर के ढोल सुहावने ही लग रहे हैं। ऐसे में तान्या का जो ये सवाल है कि क्या ईरान और अमेरिका मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, देखिए ये डिप्लोमेसी है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज ट्रंप ये बात कह रहे हैं, कल को ट्रंप आके सुबह के नाश्ते में हम चाय लेते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट लेते हैं, साथ में चाय पीते पीते ट्वीट करते हैं, कॉफी पीते होंगे तो वो ट्वीट करेंगे सुबह आके कि नेतन्याहू इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब कुछ नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग हंसी मजाक में ले ले, हम ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे हम सुबह के नाश्ते में हमारे लिए चाय जरूरी होती है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्वीट जरूरी होता है। वो स्नैक्स खाते खाते शाम में भी ट्वीट करते हैं और सुबह कुकीज खाते खाते सुबह में भी ट्वीट करते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज तो कह रहे हैं कि तुम बहुत पागल आदमी हो, मेरी वजह से तुम जेल चले जाते, लेकिन कल को आकर सुबह डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लग जाए कि नेतन्याहू से मेरी 30 मिनट तक बात हुई है। ये ट्रंप नहीं, ट्रंप की थकावट बोल रही है। कहीं ना कहीं अब वो थक चुके हैं ये खोखले ट्वीट और खोखले दावे करके, तो कहीं ना कहीं अब उनको बात को घुमाना ही है और किसी ना किसी पे बात डालनी है। तो अब उन्होंने इजराइल को चूज किया है, जो बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है तान्या कि ये दुश्मनी पनप सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के ट्वीट आ रहे हैं उससे आगे क्या कुछ होगा ये देखना बाकी होगा। बिल्कुल भावना, जैसा कि आपने आज हमारे इस खास शो वॉर रूम में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट, नेतन्याहू की बातचीत, जो हाल ही में दोनों की बातचीत हुई, उसके बाद से उनके रिश्तों में जो दरारें आई हैं, काफी शॉकिंग है हर कोई कि आखिर इतनी अच्छी दोस्ती में दरारें क्यों आ सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपना सोचते हैं, उन्हें किसी दोस्ती या फिर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद नेतन्याहू का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आधिकारिक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हर कोई यही देखना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद नेतन्याहू की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद बाकी के देशों का क्या कुछ रुख रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।